Hello everyone, welcome back to our new topic from the chapter Agriculture. Here we are again with a new topic that is types of farming. प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने फार्मिंग का इंट्रोडक्शन जाना था, एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन जाना था और उन फैक्टर्स के बारे में जाना था जिनके ऊपर एग्रीकल्चर आपकी डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की फार्मिंग में कौन कौन से टाइप हो सकते हैं जिसके ऊपर हमारी फार्मिंग डिपेंड करती है और जिसको हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। अगर हम उनको अलग अलग तरीके से बांटेंगे तो किन किन चीजों का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने देखा था कि किसी भी एग्रीकल्चर के पैटर्न के ऊपर आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर आपकी क्लाइमेट का या फिर रेनफॉल का या फिजिकल चीजों का इफेक्ट पड़ता है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी इफेक्ट पड़ता है। तो उस हिसाब से हमने एग्रीकल्चर को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सेकंड है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और थर्ड है आपकी कमर्शियल फार्मिंग। जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं परमिटिव फार्मिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके वेरी शॉर्ट में भी बहुत बहुत ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, this type of farming is practiced by tribal peoples living in remote forested regions. Remote forested का मतलब होता है बेटा ऐसे regions में रहते हैं जो जंगली इलाके और ट्राइबल पीपल होते हैं। ये ट्राइबल पीपल जो होते हैं बेटा, तो सबसे पहली बात क्या है, ये वाली जो इलेक्ट्रिक या वाली जो एग्रीकल्चर आपने पढ़ी है बेटा, ये वाली किसके द्वारा प्रैक्टिस की जाती है? ये वाली प्रैक्टिस की जाती है ट्राइबल पीपल के द्वारा और जिसको हम बोलते हैं प्रीमिटिव। देखो, प्रीमिटिव का मतलब होता है प्रीमिटिव कि यहाँ पे एक चीज तो हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का तो कोई काम ही नहीं है, यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना। टेक्नोलॉजी के बजाय यहाँ पे सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल सिंपल टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आई है इस फार्मिंग के बारे में, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय ट्राइबल पीपल्स लिविंग इन रिमोट फॉरेस्टेड रीजन, जो कि कहाँ पे रहते हैं? रिमोट फॉरेस्टेड रीजन में रहते हैं। आगे देखिए, इट इज प्रैक्टिस्ड, यहाँ पे एक मिनट रुकिए बेटा, इट इज प्रैक्टिस्ड विद द हेल्प ऑफ परमिटिव टूल्स लाइक, जोन जोन से इसमें परमिटिव टूल्स होते हैं। परमिटिव टूल्स कौन से होते हैं वो देख लीजिए एक बार। ये होते हैं बेटा परमिटिव टूल्स। सबसे पहले आता है यहाँ पे, ये होता है डाउ, क्या बोलते हैं इसको? डाउ, जो कि काटने के लिए, जो अगर आप किसी भी एरिया को साफ करेंगे, एक्चुअल में क्या होता है इस एग्रीकल्चर में, एक लैंड ऑफ एरिया का, एक पैच ऑफ लैंड को साफ किया जाता है पहले, इसीलिए और उसको फिर जलाया जाता है। दैट इज आल्सो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर नोन एज स्लैश एंड बर्न, इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं। तो डाउ का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे टूल्स है जो आपको ध्यान रखनी है। डिगिंग स्टिक होती है बेटा इसमें, जिससे खोदा जाता है, डिगिंग स्टिक। और एक हो होता है जिसको हम फावड़ा भी बोलते हैं बेटा, इस हो के इस्तेमाल से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो तीन यहाँ पे टाइप आए। नंबर एक डाउ होता है बेटा, नंबर टू क्या आती है? डिगिंग स्टिक, और क्या आती है? वो होती है। ध्यान रखना, डिगिंग स्टिक के साथ साथ यहाँ पे जैसे ऐसे याद कर लेना, डिगिंग के साथ क्या होता है? डाव भी होता है और यहाँ पे हो भी होता है। ये तीन टूल्स होते हैं बेटा जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसमें? इस टाइप की फार्मिंग में। तब आगे हम देखेंगे, आगे देखिए, परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब आपको दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे फावड़ा लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसको काट रही है और ये क्या कर रही है? डिगिंग वगैरह हो रही है। तो इस तरीके से उसको साफ किया जाता है पैच ऑफ लैंड को। और ये सारे के सारे परमिटिव आपके सारे सारे ट्राइबल पीपल्स होते हैं जो इस प्रकार की खेती को करते हैं बेटा। इट डिपेंड अपॉन नेचर। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? नेचर के ऊपर करती है। लाइक जैसे नेचर के ऊपर, भाई मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। नेचुरल फर्टिलिटी, सॉरी एक मिनट रुकिए, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल के ऊपर। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे नेचुरल फर्टिलिटी की बात हो रही है। यहाँ पे नेचुरल का मतलब है कि यहाँ पे जो फर्टिलिटी है उसके ऊपर किसी भी टाइप का फर्टिलाइजर या किसी भी टाइप का मैन्योर। अब देखो, मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या डिफरेंस होता है? ये तो जो होता है ये आपका क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, और ये दूसरे वाला जो होता है इनऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है बेटा, ये तो होता है मैन मेड। ये क्या होता है बेटा? मैनमेड केमिकल्स के द्वारा होता है। और ये क्या होता है बेटा? नेचुरल होता है। और इसमें जो होते हैं बेटा, इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता जैसे अमोनिया वगैरह का। और इस तरह के जो फर्टिलाइजर होते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है? केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। तो अब देखो, इट डिपेंड अपॉन नेचर लाइक मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ द सोइल लाइक द मानसून हो गया, नेचुरल फर्टिलिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो नेचुरल फर्टिलिटी होती है जो कि अपने आप जो फर्टिलिटी लूज और गेन होती रहती है, वो टोटली नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और मॉनसून के ऊपर पानी के लिए कोई इरिगेशन नहीं होता, मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है।
तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें, एंड सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरनमेंट, और दूसरा जो एनवायरनमेंट है उसकी सुटेबिलिटी के आधार पर होता है, ना कि ये दूसरा जो एनवायरनमेंट होगा ना उसके ऊपर सब चीजें डिपेंड करती है। कंडीशन टू द अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, तो दूसरी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है ऑफ द ग्रोथ जो क्रॉप्स वहाँ पे ग्रोन हुई है। तो तीन बातें होगी यहाँ पे जिस जिसके ऊपर ये एग्रीकल्चर डिपेंड करती है। मॉनसून के ऊपर तो सबसे पहले क्या आता है बेटा, जिसमें इस तरीके से आपको ध्यान रखना है बेटा इन सारी चीजों को। सबसे पहले तो क्या है बेटा जिसके ऊपर डिपेंड करती है वो आता है मॉनसून। दूसरा सोइल की नेचुरल फर्टिलिटी, सोइल की नेचुरल फर्टिलिटी क्वेश्चन में पूछा जाता है किन किन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल फर्टिलिटी। और यहाँ पे तीसरा लिखेंगे अदर एनवायरमेंटल मेंटल कंडीशंस, कंडीशंस फॉर द, इसके लिए होता है बेटा जो वो फॉर द क्रॉप्स, फॉर द क्रॉप्स। तीन चीजें यहाँ पे आ जाती है जिनके ऊपर ये डिपेंड करती है ये तरह की फार्मिंग जो होती है। और इसको इसके ऊपर, और यहाँ पे जो होते हैं टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, परमिटिव होते हैं। क्या होते हैं, परमिटिव टूल्स होते हैं। क्या होते हैं, परमिटिव टूल्स होते हैं। उन टूल्स का नाम क्या है मैंने आपको दिखाया था, डाउ, हो और डिगिंग स्टिक। क्या क्या होते हैं, एक तो होता है डाउ, दूसरा होता है हो, तीसरा होता है डिगिंग स्टिक। अगर आप नोट कर रहे हैं तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नंबर 4 बात ये होती है। ये सब किसकी पार्ट्स होते हैं बेटा, ये सारे पार्ट्स होते हैं परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के पार्ट होते हैं, इन विच परमिटिव टूल्स लाइक डाउ, हो और डिगिंग स्टिक आर यूज्ड एंड इट टोटली डिपेंड अपॉन द मानसून एंड द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोयल एंड इट इज आल्सो डिपेंड ऑन द अदर एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर द क्रॉप्स। तो ये चीजें होती हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिपेंड अपॉन नेचर लाइक मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोयल एंड सुटेबिलिटी ऑफ द अदर एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द क्रॉप। गर्मी कितनी है, सर्दी कितनी है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज नोन एज स्लैश एंड बर्न, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। आया ना, इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जो परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसका एक नाम और इसके बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन वो देखेंगे हम अलग अलग इलाकों में कैसे नाम होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में इसको क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है। फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड, जैसे कोई भी की पैच ऑफ लैंड हो गया, ये पूरा का पूरा पैच ऑफ लैंड है, ये लैंड का एक टुकड़ा हो गया पूरा का पूरा। इस पूरे पैच ऑफ लैंड को क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जलाएंगे और इसको क्या कर देंगे बेटा, क्लियर कर देंगे। इसको क्लियर करने के बाद फिर उसमें अगला स्टेप लिया जाएगा। तो ये फॉरेस्ट में क्या करते हैं बेटा, इसको क्लियर करते हैं। ये चीज हमारी पिछले चैप्टर में भी आई थी जहाँ पे हमने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम लिया था, जो कि वेजिटेशन लॉस में बिल्कुल अपना योगदान देती है। उसका इस्तेमाल, इससे हमने देखा था कि नेचुरल वेजिटेशन जब भी लॉस होती है हमारी या लैंड डिग्रेडेशन होती है तो उसमें स्लैश एंड बर्न हमारी फार्मिंग का नाम, एग्रीकल्चर का भी नाम आया था, जिसको हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोला था। तो ये और कोई एग्रीकल्चर नहीं, वही एग्रीकल्चर होती है जिसमें रास्ते में आने वाली सारी नेचुरल वेजिटेशन को साफ कर दिया जाता है। तो फार्मर क्या करते हैं, पैच ऑफ लैंड को क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल क्लियर करते हैं। अब आगे देखिए, एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप। सीरियल्स का इस्तेमाल क्या है, सीरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरी जो फूड क्रॉप्स होती है ना बेटा, सस्टेन देयर फैमिली। तो यहाँ पे पैसे से कोई लेना देना नहीं होता, टोटली सब्सिस्टेंस होती है और सिर्फ फूड क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनकी फैमिली का क्या हो, उसके पालन और पोषण हो, उसके उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा सीरियल्स और क्रॉप्स का, जाके फूड क्रॉप्स का यहाँ पे इसमें इसके प्रोडक्शन होता है। जो फूड क्रॉप्स होती है ना बेटा उनका इसमें प्रोडक्शन होता है। आगे देखिए, व्हेन द सोइल फर्टिलिटी डिक्रीज, जब एक टाइम तो आएगा ना, क्योंकि अगर आप इसमें जैसे मान लें यहाँ पे आप इसमें ना तो मैन्योर का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना यहाँ पे फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक टाइम तो आएगा ना, जैसे मान लें यहाँ पे फर्स्ट क्रॉप होगी तो फर्टिलिटी आई है, फिर सेकंड क्रॉप होगी फर्टिलिटी लूज हो रही है, फिर थर्ड क्रॉप होगी फर्टिलिटी, तो फोर्थ टाइम में तो फर्टिलिटी बिल्कुल ही लूज हो जाती है। तो इस टाइप को जैसे ही हो जाती है, फार्मर क्या कर जाता है, दूसरे पैच के पास जाता है और पहले पैच को क्या कर देता है बेटा, लीव कर देता है। इसको क्या कर देता है, लीव कर देता है। फिर अगले वाले पैच को भी क्या किया जाता है, फिर अगले वाले पैच को क्लियर किया जाता है। तो जब देखो सीधी सी बात है, मैन्योर और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होगा तो फर्टिलिटी बनी रहेगी, लेकिन ये किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते तो इसलिए इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। और फार्मर क्या करते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं अगले पैच ऑफ लैंड के ऊपर, शिफ्ट कर जाते हैं। द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेटर, और एक फ्रेश पैच होता है बेटा उस कल्टीवेशन ऑफ लैंड के लिए उसको क्लियर करते हैं।
तो ध्यान रखना बेटा। तो जो जो चीजें, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। तो आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में हमने बहुत सारी बातें जान ली, एक बार उनको सम अप कर देते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी आ जाए, क्या आ जाए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द टाइप ऑफ ए फार्मिंग इन विच the farmers or the men from the tribal people clear a patch of land after burning the suitable vegetation and ready the land for the cultivation. उसको रेडी करते हैं कल्टीवेशन के लिए। आफ्टर दैट दे दे डू एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स लाइक हो और डाउ और क्या था वो डिगिंग स्टिक, इनके इस्तेमाल से क्या करते हैं बेटा, वहाँ पे फार्मिंग होती है। दीज आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। परमेटिव टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द मानसून एंड द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सोइल के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 3 में आपको क्या बताना है, डाल से डिपेंड ऑन द अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस इन दिस पैच ऑफ लैंड। फादर नाइदर यूज फर्टिलाइजर नॉर यूज मैन्योर, ना तो फर्टिलाइजर होता है नो मैन्योर होता है। एंड व्हेन द सोइल लूज इट्स फर्टिलिटी द farmer the farmer leave that patch of land and shift to another fresh patch of land के ऊपर वो शिफ्ट कर देता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू द नेचुरल प्रोसेस। और शिफ्टिंग से जो पीछे इन्होंने पैच ऑफ लैंड को छोड़ा है ना, तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी रिप्लेनिश होती है वो भी किसके द्वारा होती है, इस नेचुरल प्रोसेस से होती है। अब तुम बोलोगे नेचुरल प्रोसेस से कैसे होती है फर्टिलिटी, देखो जिस पैच ऑफ लैंड को इन्होंने छोड़ दिया वहाँ पे वेजिटेशन दोबारा भी तो आएगी ना, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी वेजिटेशन आती है, वेजिटेशन जब वो सूख जाती है तो उसी मिट्टी में मिल जाती है, तो वो भी किसका काम करते हैं, लाइक एक नेचुरल मैन्योर का काम करती हैं। और जिससे आपके शिफ्टिंग में जो पैच ऑफ लैंड को आपने लीव किया था, उस पैच ऑफ लैंड की क्या हो जाती है, उस पैच ऑफ लैंड की दोबारा से फर्टिलिटी क्या आ जाती है, वापिस आ जाती है। इस तरीके से हमने देखा शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होती है और इसके नाम। अब देखो द फार्मर डज नॉट, देखो वही बात आ गई मैंने जो आपको बताया था, द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और अदर मॉडर्न आउटपुट का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता, और इसमें बल्कि सीधा का सीधा नेचुरल नेचर के ऊपर डिपेंड किया जाता है, ताकि सोइल की फर्टिलिटी क्या हो, सोइल की फर्टिलिटी दोबारा से आ जाए। तो इसमें किसका, नेचर का रोल प्ले करते हैं। आगे देखिए द लैंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। लो तो देखो होने वाली है ही बेटा, क्योंकि बिल्कुल नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और ऐसी में क्या होता है, आप मैन्योर का या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करें तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल लो होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द टाइप ऑफ परमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, लैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी लो होती है, वो क्या होती है, बिल्कुल लो होती है। आप देखिए अब इसके नाम आएंगे, इट इज झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, इसका नाम झूम एग्रीकल्चर है। तो देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या आते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं झूम एग्रीकल्चर। क्या बोला जाता है, इसको झूम बोला जाता है, झूम, झूम बराबर झूम। देखिए इसका नाम होता है झूम एग्रीकल्चर। तो देखिए झूम बराबर झूम कहाँ पे होता है, देखिए सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कौन सा आता है, सबसे पहले क्या आता है, असम हो गया, असम के बाद क्या होगा, मेघालय हो गया, मेघालय के बाद क्या होगा, नागालैंड हो गया, उसके बाद क्या होगा, मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद हो गया मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद आपकी, अब देखो पहले इनको लर्न कीजिए, पहले जो नॉर्थ ईस्ट के ना इसको लर्न कीजिए। एम से ट्रिपल एम है, देखो ये किस किस प्रकार से है, एम 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 एन ए, ट्रिपल एम एन ए, यहाँ पे ध्यान रखना है इसको, इससे ट्रिपल एम एन ए में इसको क्या बोला जाता है, झूम बोला जाता है। तो ये तो देखो सबको याद रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट एम एम में तो क्या है, वही मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये तो हो जाएंगे ट्रिपल एम से। और उसके बाद एन से तो पता आपको कौन सा स्टेट है, नागालैंड। नागालैंड बिल्कुल क्या है, आसाम है, तो ये क्या हो जाएगा, आसाम। पहले ये लर्न कीजिए, ट्रिपल एम एन ए, तो याद रखना है बेटा आपको, ट्रिपल एम एन ए क्या होता है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर किसी की बात आएगी जहाँ पे झूम इसको बोला जाता है, तो वहाँ पे अगर कभी नॉर्थ स्टेट आएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रिपल एम और एन और ए बोलेंगे। ट्रिपल एम से क्या है, दैट इज नोन एज मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और असम।
ये हमारा स्टेट है जहाँ पे क्या बोला जाता है, इसको झूम बोला जाता है। अब दूसरे स्टेट में आएंगे तो छत्तीसगढ़ में इसको बोला जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट, जो बेटा जो कि दीपा, क्या बोला जाता है, दीपा बस्तर में है। कहाँ पे है दीपा? बस्तर में है। तो बस्तर है जो एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे क्या बोला जाता है, इसका नाम बस्तर में इसको क्या बोला जाता है बेटा, दीपा बोला जाता है। आगे देखिए, झूमिंग कल्टीवेशन है जो बेटा द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको स्लैश एंड बर्न, देखो तीन नाम तुम्हारे पास आ गए ना इसमें। देखो कौन कौन से नाम आए इसके। सबसे पहले क्या आया बेटा, ये होती है परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सेकंड क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। थर्ड क्या है, स्लैश एंड बर्न। फिर उसके बाद क्या है, झूमिंग एग्रीकल्चर। तो यहाँ से और अगला क्या नाम आया, दीपा, कि कहाँ बोला जाता है, बस्तर जो है ना, बस्तर डिस्ट्रिक्ट। देखो इसको इस तरीके से याद रखना, जो यहाँ तक होते हैं ना, ये तीन के तीन होते हैं ना, जो तीन होते हैं पूरे के पूरे, ये तीन जो हैं, इन तीनों का नाम जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, ये तो कॉमन नेम है इनके सबके। ये क्या नाम है इनके, बिल्कुल कॉमन नेम। कौन कौन से, परमिटिव सब्सिस्टेंस हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, स्लैश एंड बर्न हो गया। लेकिन झूमिंग, इनको आप ए बी सी डी से ना दे, झूमिंग कहाँ पे है और दूसरा क्या है, बी दीपा कहाँ पे, वास्तव में। और झूमिंग का तो मैंने बता दिया ना आपको, कहाँ पे, ट्रिपल एम और एन ए, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, और एन ए में क्या बोला जाता है इसको, वहाँ पे हम इसको झूमिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। आगे देखिए, तो अब मान लें हम दूसरे देशों की बात करें, वहाँ पे भी सेरीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो ध्यान रखना, मिल्पा मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका में क्या बोला जाता है बेटा, मिल्पा बोला जाता है। कहाँ पे, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। कोनुको इन वेनेजुएला में, वेनेजुएला में क्या बोला जाता है, कोनुको। और रोका, रोका कहाँ पे बोला जाता है, ब्राजील में। रोका कहाँ पे बोला जाता है बेटा, ब्राजील में। मैसोल इन बोला जाता है सेंट्रल अफ्रीका में। और लदांग बोला जाता है कहाँ पे, इंडोनेशिया में। और रे बोला जाता है रे वियतनाम, तो ध्यान रखना रे वियतनाम, रे इन वियतनाम में। तो ये हमारे कुछ हो गए, इन इंडिया परमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड। इसमें देखो, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे नाम है इस एग्रीकल्चर के, बहुत सारे नाम जो आपको लर्न करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो बेवार और दहिया कहाँ पे बोला जाता है, इसको मध्य प्रदेश में बोला जाता है। कहाँ पे बोला जाता है, मध्य प्रदेश में। पोडू और पेंडा कहाँ पे बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। पामादाबी और कोमन और ब्रिंगा, देखो पामादाबी, कोमन या ब्रिंगा बोला जाता है, उड़ीसा में तीन नाम है। कुमारी बोला जाता है, वेस्टर्न घाट्स में बोला जाता है बेटा। साउथ ईस्ट राजस्थान में बोला जाता है वल्टर या वाल्टर, वेलर या वाल्टर बोला जाता है। हिमालयन बेल्ट में खील बोला जाता है, खील बोला जाता है। कुरुआ बोला जाता है झारखंड साइड में। और झूमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये तो आप पढ़ ही चुके हो। तो नॉर्थन ईस्ट में क्या बोला जाता है, नॉर्थ में। एक बार देखो, दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता है बेटा, सारे नाम एक बार देखो। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट के एक बार ना सारे नाम ना यहीं लिख लेते हैं। सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के जो नाम याद आते हैं वो हमारे, वो तो देखो ये याद हो गए आपको, उनकी चिंता मत करो, ट्रिपल एम एन ए, ये तो याद हो गए सारे के सारे, जहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, झूम बोला जाता है। उसके बाद जो आगे नाम आते हैं इसके, अब देखो एक था दीपा, दीपा कहाँ बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। रे वियतनाम, ये भी ध्यान रखना बेटा, रे वियतनाम में बोला जाता है, वियतनाम में रे वियतनाम। और रोका बोला जाता है कहाँ पे, ब्राजील में बोला जाता है क्या, रोका। और एक था मेसोल, क्या बोला जाता है, मेसोल, ये साउथ अफ्रीका में बोला जाता है, अफ्रीका में क्या बोला जाता है, मेसोल बोला जाता है। और कौन सा नाम याद हो सकता है आपको इसका, और एक था दहिया नाम आया था बेटा, क्या आया था, दहिया। देखो मेरे को भी इतने सारे नाम याद हो गए बेटा, इतने से पढ़ते ही, तो देखो आपको भी ऐसे याद हो जाएंगे। तो देखो ये ध्यान रखना, मिल्पा मेक्सिको सेंट्रल का, मैसोल कहाँ पे, सेंट देखो मैसोल है, ये लर्न करना आसान है। मैसोल कहाँ पे बोला जाता है, सेंट्रल अफ्रीका में बोला जाता है। रे वियतनाम, ये तो याद हो जाएगा ना, रे वियतनाम ये भी याद हो जाएगा। और इंडोनेशिया में, और रोका ब्राजील, ये भी याद हो जाएगा। तो तीन ध्यान रखना, मिल्पा, कोनुको और लदान। कौन कौन सा, मिल्पा, कोनुको और लदान, कौन कौन से, एक तो क्या नाम आ गया बेटा, मिल्पा, और एक कोनुको और लदान।
देखो लदाख भी याद होने वाला है, लदाख लद्दाख ही याद हो जाएंगे बेटा, ये कहाँ से, इंडोनेशिया से है, ठीक है। और कोनुको ये ध्यान रखना बेटा, कोनुको कहाँ पे है, कोनुको आपका वेनेजुएला में, और मिल्पा कहाँ है, मैक्सिको में। ये कहाँ पे है, वेनेजुएला में, कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। और ये कहाँ पे, मिल्पा कहाँ पे है बेटा, ये है आपका मैक्सिको में, एम से एम ही याद रखना, मैक्सिको में। देखो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा लर्न करने में, अलग अलग नाम है, कहीं पे कोई नाम है, कहीं पे कोई नाम है, लेकिन ऐसी कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। तो एक साथ जैसे यहाँ से आप ना अभी कौन से लर्न कर सकते हो, रिवाइज तो देखो करना पड़ेगा बेटा। नॉर्थ ईस्ट के याद कर सकते हो, झूम दीपा छत्तीसगढ़ में, रे वियतनाम, रोका ब्राजील में, और मैसूल सेंट्रल अफ्रीका में, ये नाम तो आपको याद हो सकते हैं। मिल्पा से मैक्सिमम, एम से एम को करना, एम से एम को करोगे क्या हो जाएगा, मिल्पा कहाँ पे हो जाएगा, मैक्सिको में। कोनुको कहाँ पे हो जाएगा बेटा, वेनेजुएला में हो जाएगा। और लदाख हो जाएगा कहाँ पे, इंडोनेशिया में हो जाएगा। ये याद करना थोड़े से। और उसके बाद फिर चलते हैं इंडिया में, क्या क्या थे, मेवाड़ और दहिया कहाँ पे है बेटा, ये है हमारा एमपी में। दहिया और मेवाड़ कहाँ पे है बेटा, हमारा एमपी मध्य प्रदेश में। उसके बाद क्या आता, पोडू या पेंडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश में। पामादाबी, कोमाड और ब्रिंगा जो तीन नाम है, ये कहाँ पे बेटा, उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं, उड़ीसा में बोला जाता है। कुमारी कहाँ बोला जाता है, वेस्टर्न घाट्स में। कहाँ पे बोला जाता है कुमारी, कुमारी कहाँ की है, वेस्टर्न घाट्स की है। वेल्टर या वेल्ट्री है, ईस्टर्न राजस्थान में बोला जाता है, ईस्टर्न राजस्थान में बोला जाता है। खील याद ध्यान रखना, खील कहाँ मिलेंगी बेटा हमें, हिमालय में मिलेंगी। हिमालयन बेल्ट में क्या मिलेंगी हमें, खील मिलेंगी। हिमालयन बेल्ट में हमें क्या मिलेंगी, खील मिलेंगी। कुरुआ क्या बेटा, कुरुआ, अब देखो कुरुआ कहाँ पे बोला जाता है बेटा, आपका झारखंड में बोला जाता है, झारखंड कुरुआ है। झारखंड कड़वा है, कुरवा है, इस तरीके से थोड़ी और टिक लगाइए। झूम, झूम बराबर झूम तो कहाँ था, नॉर्थ ईस्ट में था ना, वो तो याद है ना, ट्रिपल एम, एन और ए। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और असम, ये तो याद हो ही गए होंगे। तो देखो इसमें से खेल कहाँ मिलेंगी, हिमालयन बेल्ट में मिलेंगी। कुमारी कहाँ की है, वेस्टर्न घाट्स की है। और झूम याद हो गया। तो थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा। बेवार, पोडू और पेंडा ये भी याद हो जाएगा बेटा, पोडू पोडू वहीं के होते हैं, आंध्र प्रदेश साइड के होते हैं। तो एक दो तीन और चार तो ये, और इसके साथ दो तीन चार पाँच छह नाम आपको दोबारा बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ लास्ट टाइम बेटा। ट्रिपल एम एन ए कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है। दीपा कहाँ पे, बस्तर छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। रे कहाँ पे बोला जाता है, रे वियतनाम, रोका ब्राजील में, और वेंसुला अफ्रीका में। दैया कहाँ पे, मध्य प्रदेश में बोला जाता है। मिल्पा कहाँ पे बोला जाता है, मेक्सिको में। और कोनिको कहाँ पे बोला जाता है बेटा, वेनेजुएला में। कहाँ पे, वेनेजुएला में। और लद्दाख कहाँ पे बोला जाता है बेटा, इंडोनेशिया में बोला जाता है। हम देखो व्यवहार हो रही है एमपी में, पोडू आंध्र प्रदेश में, कुमारी कहाँ की है, वेस्टर्न घाट्स की है। खील कहाँ पे मिलेंगी, हिमालय बेल्ट में। और झूम कहाँ का, नॉर्थ ईस्ट का। और कुरुआ कहाँ से मिलेगा बेटा, झारखंड से। और वाल्टर और वेलरे कहाँ से मिलेगा बेटा, ईस्टर्न राजस्थान से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, ईस्टर्न राजस्थान से। और वहाँ पे क्या है, पामा दाबी क्या है बेटा, पामा दाबी और कोवन और प्रिंगा ये कहाँ से आएंगे बेटा, उड़ीसा से आएंगे। और बेवार और धैया कहाँ से आएंगे बेटा, उत्तर प्रदेश से आएंगे। तो ये थी आपकी परमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, क्या थी आपकी, परमेटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग आपकी थी। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है बेटा। ये आती है आपकी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो इसके बारे में जानते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और आपको लर्न करने का तरीका भी आपको पता लगा होगा किस तरीके से लर्न किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं। पर intensive subsistence farming में this type of farming is practiced in areas of high population। ध्यान रखना बेटा, क्या बोला है इसने, ऐसे एरिया जो किसके हैं बेटा, बिल्कुल हाई पॉपुलेशन के एरिया हैं, जिनके ऊपर प्रेशर ऑफ लैंड रहता है, हाई पॉपुलेशन एरिया में मिलती है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम हाई पॉपुलेशन एरिया बोलते हैं। वहाँ पे प्रेशर रहता है किसका, लैंड के ऊपर। किसके ऊपर प्रेशर है, देखो सबसे पहले ध्यान रखना, प्रेशर किसका है, हाई पॉपुलेशन का। किसके ऊपर है, प्रेशर और लैंड के ऊपर है। तो आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब जो हाई पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं बेटा, उसको बोलते हैं इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स आर यूज्ड। जैसे हमारी है ना लोकल में, हरियाणा में या पंजाब में, बिहार में यही फार्मिंग होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है, कहने का मतलब फर्टिलाइजर, डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है, फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए। मशीन्स आर नॉट यूज्ड एंड ह्यूमन लेबर आर यूज्ड। और यहाँ पे मशीन की बजाय किसका इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन लेबर का, क्योंकि ह्यूमन लेबर जो है
है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, पॉपुलेशन क्या हमारी हाई है, तो दैट्स वाई किसका ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि जो हमारे पिताजी की थी वो हमारे लीडिंग टू डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन में डिवाइड होती रहती है, कि पिता की जो जमीन है उसके मान ले उसके पास पिताजी के पास 2 एकड़ जमीन थी, तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस अगर 2 बेटे हैं तो एक को 1 एकड़ मिलेगी और एक को 1 एकड़ मिलेगी। जैसे हमारे डिवीजन हो गया, हैज रेंडर लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल हो गया, तो लैंड को होल्ड जो करते हैं ना उनका साइज क्या अनइकोनॉमिकल हो गया। द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड, से क्या लेना चाहते हैं मैक्सिमम आउटपुट, एंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, क्योंकि उनके पास दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है लाइवलीहुड का बेटा। तो इसीलिए दिस इज एनॉर्मस, दिस इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड। ये एनॉर्मस क्या होता है, प्रेशर होता है बेटा किसका, एग्रीकल्चर लैंड का, इसके ऊपर बहुत ज्यादा एनॉर्मस प्रेशर रहता है, किसका, एग्रीकल्चर का, इसके ऊपर बेटा लैंड के ऊपर। देखो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के इससे पहले एक बार मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ, पिछले वाली कौन सी एग्रीकल्चर थी, देखो यहाँ पे ध्यान रखना। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कहाँ पे की जाती है, ये की जाती है हाई पॉपुलेटेड एरियाज में। नंबर 2, हाई पॉपुलेटेड एरियाज में की जाती है, लेकिन दूसरा इसका बायोकेमिकल का, बायोकेमिकल यूज किए जाते हैं। दूसरा मॉडर्न मशीन, मशीन का इस्तेमाल ना करते हैं, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करते हैं इसमें। और इसमें हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं कहाँ से, लिमिटेड लैंड से, लिमिटेड लैंड से हम क्या चाहते हैं बेटा, मैक्सिमम आउटपुट। तो ये हमारे 4 तरीके थे बेटा जिसमें हमारी लैंड डिपेंड करती है। सबसे पहली बात तो क्या थी, हाईली पॉपुलेटेड एरिया में इस्तेमाल होती है, बायोकेमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल ना करके ह्यूमन लेबर ज़्यादा है, एंड मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जाता है लैंड से। और यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं, यहाँ पे इन जमीनों के ऊपर क्या लागू होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस। और मैक्सिमम आउटपुट हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये नो अल्टरनेटिव, हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता, किसका, लाइवलीहुड का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दैट्स वाई हम इसका क्या करते हैं बेटा, कोई भी अल्टरनेटिव ना होने के कारण, नो अल्टरनेटिव होने के कारण लाइवलीहुड का हम इन जमीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, देखिए वही है, डिवीजन ऑफ लैंड अनइकोनॉमिकल बना दिया है, मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, दस देयर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड पे क्या होता है, एनॉर्मस प्रेशर होता है। अब देखिए, डिस्क्राइब द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आप देखो सब को जोड़ कर अब देखते हैं क्या क्या जो हमने पढ़ा है, देखिए इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर द फार्मर क्लियर ए पैच ऑफ लैंड, बताना सबसे पहले होती क्या क्या क्लियर करते हैं, क्लियर ए पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। तो पहला पॉइंट यही है कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होती क्या है, तो यहाँ से उसकी हमने क्या बता दी बेटा, उसकी हमने क्या बता दी, डेफिनेशन बता दी, होती क्या है। ठीक है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी जब डिक्रीज हो जाती है, जब बार बार अगेन एंड अगेन क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे नो, क्या बोलते हैं, नो फर्टिलाइजर और मैन्योर इज यूज्ड, यहाँ पे कोई भी फर्टिलाइजर या मैन्योर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, दैट्स व्हाई सोइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है, एंड द फार्मर शिफ्ट एंड क्लियर ए फ्रेश पैच ऑफ लैंड का इस्तेमाल करता है इसकी एब्सेंस में। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, और किसको अलाउ कर दिया जाता है, नेचर को, जो कि क्या करता है, टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सोइल को क्या करता है, रिप्लेनिश थ्रू द नेचुरल प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, नेचुरल से। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर क्या होती है, लैंड प्रोडक्टिविटी क्या होती है, बिल्कुल लो होती है, और फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर और द अदर मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करता। तो बिल्कुल आसान थी, ये बात पढ़ चुके हैं हम। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम से जानी जाती है डिफरेंट कंट्रीज में। अब जैसे ही नेम आया तो कुछ को रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या था, नॉर्थ ईस्ट था,
यहाँ पे क्या बोला जाता है बेटा, इसको झूम बोला जाता है। कहाँ कहाँ पे, ट्रिपल एम और एन और ए में बोला जाता है। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और असम में बोला जाता है। और देखो अब रैंडमली बताता हूँ आपको, देखो जैसे रोका, रोका कहाँ बोला जाता है, ब्राजील में बोला जाता है। दहिया कहाँ बोला जाता है, दहिया कहाँ बोला जाता है, मध्य प्रदेश में बोला जाता है। पोडू कहाँ बोला जाता है बेटा, इसको पोडू बोला जाता है, आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। और रे, रे कहाँ बोला जाता है, रे, बताओ याद करके, रे वियतनाम, वियतनाम में क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। और उसके अलावा क्या था, और जो नाम थे, दैया हो गया, रोका हो गया, झूम हो गया, ये सारे के सारे नाम हमारे हो गए जो हमारे यहाँ पे बोले जाते हैं। तो ये कुछ नाम थे बेटा जो कम से कम इतने तो आपको रिवाइज कर ही लेने चाहिए, जिसको हम बोलते हैं। और लदांग कहाँ पे बोला जाता है बेटा, लदांग बोला जाता है इंडोनेशिया में बोला जाता है, एशिया में बोला जाता है। और मसूल कहाँ पे बोला जाता है, मसूल बोला जाता है आपका सराइन अफ्रीका में, कहाँ पे बोला जाता है, अफ्रीका में बोला जाता है। तो ये कुछ नाम है, ये तो आप अभी लर्न कर लीजिए, बाकी जो है उनको 2-3 बार आप रिटर्न कीजिए और उसके बाद उनको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, तो आपको ऑटोमेटिक सारे के सारे नाम क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो ये हमारे कुछ 6 पॉइंट, 4 पॉइंट थे, सॉरी 6 पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, 4 पॉइंट है। ये आपके 4 पॉइंट जो किससे रिलेटेड थे, लेसन 1 एग्रीकल्चर से। और ये सबसे पहले इसका एक और नाम अगर आप बताना चाहोगे तो नाम क्या होता है, परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, क्या बोलते हैं, परमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है। आगे देखिए, आगे चलते हैं। कमर्शियल फार्मिंग आती है बेटा। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप फार्मिंग यूज ऑफ हायर डोज, किसका इस्तेमाल किया जाता है, हायर डोज होता है किसका बेटा, मॉडर्न इनपुट्स का, इन ऑर्डर टू गेट हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। ध्यान रखना बेटा, हायर डोज किसका होता है, ये वाली बात, हायर डोज किसका, मॉडर्न इनपुट्स का, और किस चीज के लिए, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इस तरह की फार्मिंग जो होती है घर के लिए नहीं होती, बल्कि इस तरह की फार्मिंग होती है टोटली, ये किससे होती है, रिलेटेड टू प्रॉफिट और मनी। ये सिर्फ प्रॉफिट और मनी से रिलेटेड होती है बेटा, इस तरीके की जो फार्मिंग होती है। और इसमें हायर किसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, इसमें हायर इस्तेमाल किया जाता है किसका, आपके मॉडर्न इनपुट्स का, और हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, और उसके साथ साथ किसके लिए, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। अब आगे देखिए, हाई यील्डिंग HYV सीड्स एक इसका टाइप है, इसका इस्तेमाल होगा हाई, क्या, हाई वैरायटी की सीड का इस्तेमाल होगा। केमिकल एंड ऑर्गेनिक दोनों तरह का फर्टिलाइजर इसमें इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, HYV सीड है, केमिकल फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अदर, जो कमर्शियलाइजेशन है ना एग्रीकल्चर की क्रॉप का, उसकी डिग्री, डिग्री का मतलब होता है कहीं पे क्या है बेटा, हाई है, कहीं पे इसकी चीज क्या है, लो, ये डिग्री होती है जो हाईएस्ट और लोवेस्ट के बारे में बताती है। ये हमारी डिग्री किसके ऊपर डिपेंड करती है, रीजन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, रीजन्स की बात हम करें, तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप इन, राइस कहाँ पे कमर्शियल क्रॉप है बेटा, पंजाब की बात करें हम, हरियाणा की बात करें हम, या उड़ीसा की बात करें, यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप है। दूसरी तरफ आती है हमारी प्लांटेशन, पिछले वाले में क्या हो रहा है, जो राइस है हमारी वो क्या है, कमर्शियल क्रॉप है। कहाँ कहाँ की बात हो रही है बेटा, हम करें बात हरियाणा की बात करें, हमारे यहाँ पे क्या होता है, राइस होता है। यहाँ हम हरियाणा के अलावा कहाँ की बात करें बेटा, पंजाब की बात करें, या पंजाब के अलावा किसकी बात करें, उड़ीसा की बात करें, तो यहाँ पे कौन सा है, राइस का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, कमर्शियल फार्मिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। प्लांटेशन इज आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन जो होती है ना, जिसमें प्लांट्स लगाए जाते हैं ना, प्लांट, जैसे हम आप बोलोगे एग्रीकल्चर में, प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होती है, जैसे प्लांटेशन में आप किसकी बात बोलते हो, टी हो गया, या कॉफी हो गया, या फिर कोई फ्रूट्स वगैरह हो गए, वो भी किससे रिलेटेड है, वो भी तो एग्रीकल्चर से ही तो रिलेटेड है ना बेटा। लेकिन वो किसके अंडर आएंगे, अब देखो किसी पेड़ के सारे फ्रूट्स को नहीं आप खा सकते ना, सब्सिस्टेंस नहीं हो सकती ना, किससे रिलेटेड होगी, वो आपकी कमर्शियल फार्मिंग से रिलेटेड होगी। प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, देखो ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का क्या इंटरफेस है, उसकी जान होती है। जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स होती है। देखो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का मतलब होता है, जिसमें देखो कैपिटल का मतलब क्या होता है,
कैपिटल का मतलब होता है आपको कैपिटल ज़्यादा लगानी पड़ती, कहने का मतलब पैसा यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, तो मनी यूज होता है। टेक्निक्स लाइक यूज ऑफ मशीन्स का इस्तेमाल होता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड्स आते हैं विच आर प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री, जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं बेटा, इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं। कैपिटल इंटेंसिटी जो टेक्निक्स होती हैं वो कहाँ पे होती है बेटा, आपकी प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होती है। The produce of this type of agriculture is further used as raw material by the industry। जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये इनका इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है, रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे रबड़ है, अब रबड़ को यहाँ से निकालेंगे पेड़ से और कहाँ पे भेज देंगे, इंडस्ट्रीज में, तो यहाँ पे किस काम करेगा, रॉ मटेरियल का। टी को निकालेंगे भेज देंगे, कॉफी की है ना बीन्स वगैरह को देंगे और कहाँ भेज देंगे, फैक्ट्री में भेज देंगे, वहां से क्या हमारी कॉफी बनकर पैक होके आ जाएगी। तो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। इन प्लांटेशन फार्मिंग लाइक क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी and rubber, bananas are cultivated। ये सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल क्रॉप इज कल्टीवेटेड, एक सिंगल वैल्यूएबल क्रॉप को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, को कौन कवर कर लेता है बेटा, प्लांटेशन कवर कर लेती है। इट रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट, इसमें हमें क्या करनी पड़ती है, लार्ज इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, माइग्रेंट का मतलब जो दूसरे राज्य से लेबरर्स आए ना, उनकी हेल्प से किया जाता है, लेबरर्स की हेल्प से। तो इनकी पत्तियों को चुनना पड़ता है, तो इसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं बेटा, तो इसलिए क्या होती है, ये हमारी कैपिटल इंटेंसिव होती है, जिसमें बहुत ज्यादा कैपिटल लगती है। प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का ऑल द प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल, किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है बेटा, मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन आर, जो हमारे इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं, एक तो क्या आता है टी, जो कहाँ में होती है, असम में होती है, नॉर्थ बंगाल में। ध्यान रखना टी कहाँ कहाँ पे होती है, एक तो हमारी होती है कहाँ पे, असम में, और एक कहाँ होती है बेटा हमारी, नॉर्थ बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में होती है। और कॉफी कहाँ पे होती है, कॉफी का ध्यान रखना बेटा, ये तो टी थी, और कॉफी कहाँ पे होती है हमारी, कर्नाटका। Since the production is mainly for market, a well-developed network to northeast transport and communication is needed with that। तो एक नेटवर्क को क्या चाहिए बेटा, ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ता है, और एक कम्युनिकेशन भी क्या होती है बेटा, नीडेड होती है, दोनों चीजें। विकास इज कनेक्ट द प्लांटेशन एरिया, जो क्या होते हैं, जो प्लांटेशन के देखो ये एरियाज हो गए बेटा, एंड इंडस्ट्रीज होगी, उसके बाद इंडस्ट्री में जाएगा और उसके बाद कहाँ पे जाएगी, मार्केट में जाएगी। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे टी होगी, टी यहाँ से क्या होगा, मान लिया यहाँ से टी की पत्तियां होंगी बेटा, उनको यहाँ से ना कलेक्ट किया, यहाँ से क्या कर दिया, कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट कर लिया, ये बिल्कुल बेस है। यहाँ से कहाँ जाएंगी, इंडस्ट्रीज में जाएंगी, कहाँ पे जाएंगी, इंडस्ट्रीज में। अब इंडस्ट्रीज में जाएंगी तो यहाँ पे किसके रूप में आई है, रॉ मटेरियल के रूप में आई है, क्या हो जाएंगी, रॉ मटेरियल के रूप में आई है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल से इनकी क्या हो जाएगी बेटा, इनकी पैकिंग हो जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगी, पैकिंग, और उसके बाद ये कहाँ पे आएंगी, मार्केट में आएंगी बेचने के लिए। तो ये तीन स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लांटेशन एरियाज, सेकंड स्टेप क्या होता है, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज, नंबर थर्ड क्या होता है, मार्केट होता है, जहाँ पे हमारी टी वगैरह जाती है। लाइक व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कमर्शियल फार्मिंग के, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, हमें उसके बारे में बताना है। तो हमारे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो देखिए। पहले एक बार इसको ना रिवाइज कर लीजिए, तभी इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आएंगे। सबसे पहले क्या क्या था हमारा, इसके बारे में एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, हमारी प्लांटेशन क्या क्या थी और कमर्शियल फार्मिंग कैसे होती है। देखिए, एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए बेटा, फिर उसके बाद हम सारी पढ़ते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले कमर्शियल फार्मिंग होती है किसके लिए, मॉडर्न इनपुट्स और हायर प्रोडक्टिविटी होती है। तो सबसे पहले जो तीन चीजें थी ना उनका ध्यान रखो। HYV सीड्स का इस्तेमाल होता है, इंसेक्टिसाइड, केमिकल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, नंबर 3 इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, सब कुछ इस्तेमाल होता है इसमें। ताकि देखो, अब सबसे पहली बात क्या है, अगर मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँ ना, जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था ना, जो हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, तो उसने हमारी फसल्स को क्या कर दिया था, कमर्शियलाइज्ड कर दिया था। कमर्शियलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि उन्होंने क्या प्रोवाइड करवाया था हमें, HYV सीड्स प्रोवाइड करवाए थे। दूसरा क्या, फर्टिलाइजर्स वगैरह प्रोवाइड करवाए थे, फर्टिलाइजर्स हो गए, या फिर उसने हमारे को क्या करवाए थे, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड। देखो यही तीन चीजें होती हैं बेटा, जो कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होती है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन भी किससे रिलेटेड है बेटा हमारा, ये भी हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है किससे,
ज़्यादातर हमारी कमर्शियल फार्मिंग से रिलेटेड है। अब देखो मेन कहाँ कहाँ पे, जैसे राइस की हम बात करेंगे तो कहाँ पे, हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा, ध्यान रखना हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा। और अगर हम राइस की बात करें, वही आ गया पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा आ गया। लेकिन अगर प्लांटेशन को देखें तो प्लांटेशन क्या है बेटा, हमारी जो प्लांटेशन है ना, वो हमारी एक सिंगल क्रॉप होती है। कमर्शियल बीच एक सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, तो प्लांटेशन उसी को बोलते हैं, सिंगल क्रॉप को लार्ज एरिया में क्या किया जाता है बेटा, क्या, तो इसीलिए इसमें कैपिटल ज्यादा लगती है। कैपिटल करने का मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा होंगी तो इन्वेस्टमेंट पहले, क्योंकि इसमें देखो ट्रांसपोर्ट भी चाहिए, देखो टी को कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज में पहुंचाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होती है, इन्वेस्टमेंट भी क्या होती है, बिल्कुल लार्ज होती है। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, का इंटरफेस होती है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। देखो प्लांटिकल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लाइक यूज मशीन्स का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का, विच आर प्रोड्यूस इन इंडस्ट्री। देखो एग्रीकल्चर में जो प्लांटेशन है ना, वो इंडस्ट्री का इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। आप देखो सबसे पहली बात ऐसे सोचिए आप, अब मान लें यहाँ पे ये आपका एग्रीकल्चर है, ये बात रह गई थी थोड़ी एक्सप्लेन करनी, और ये आपकी इंडस्ट्री है। देखो इंडस्ट्री इनको क्या प्रोवाइड करवाएगी, इंडस्ट्री इनको प्रोवाइड करवाएगी इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, और बदले में ये क्या प्रोवाइड करवाएंगे इंडस्ट्रीज को, रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे किसने पे किया, यहाँ पे इसको पे किया किसने, किसने, एग्रीकल्चर ने। किसने पे किया, एग्रीकल्चर ने। और यहाँ पे के पे किसने किया, रॉ मटेरियल के लिए, इंडस्ट्रीज ने पे किया। तो इसको इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है कि एक दूसरे का क्या होते हैं, इंटरफेस होते हैं। क्योंकि एक बार अगर देखो कंपनी को जो, इंडस्ट्रीज को जो चाहिए रॉ मटेरियल, तो कहाँ से मिलता है, वो मिलता है आपको प्लांटेशन की, एग्रीकल्चर से। और अगर एग्रीकल्चर को आपके रॉ मटेरियल के लिए, सॉरी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड में चाहिए, किससे मिलता है, इंडस्ट्रीज से मिलता है। तो एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, ये इंटरफेस होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आगे प्रोड्यूस इस टाइप से फर्दर यूज है रॉ मटेरियल बाय द इंडस्ट्री, वो मैंने आपको बताया ना, रॉ मटेरियल के रूप में तो इंडस्ट्री यूज करती है, और इनके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं इंडस्ट्रीज के द्वारा, फर्टिलाइजर बना दिया या फिर आपका ये पेस्टिसाइड्स हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है बेटा, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा, एग्रीकल्चर द्वारा, फॉर इंक्रीज द प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम प्लांटेशन में देखें, फ्रूटिंग क्रॉप्स लाइक टी की बात करें या कॉफी की बात करें या रबड़ की बात करें या अनानास की बात करें, आर कल्टिवेटेड किए जाते हैं। सिंगल कमर्शियली वैल्यूएबल क्रॉप इज कॉल्ड, एक सिंगल क्रॉप होती है कमर्शियली बहुत ज्यादा बड़े एरिया पे। तो यहाँ पे सब्सिस्टेंस का कोई पंगा नहीं है, यहाँ पे वो पंगा नहीं है कि घर के लिए भी रखनी है बार भी, सिंपल सी बात है, एक ही क्रॉप को एक लार्ज एरिया पर उगाया जाता है, ओनली फॉर द कमर्शियलाइजेशन, पैसे के लिए उगाया जाता है, और उसको हम बोलते हैं बेटा कमर्शियल क्रॉप। प्लांटेशन कवर लास्ट एक्ट ऑफ लैंड, को जो है लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा एरिया होता है, तो क्या होती है इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट होती है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर्स, होती है, इनको डेली पैसे भी देने पड़ते हैं। प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑन एग्रीकल्चर, ये मैंने आपको बता दिया इंटरफेस किस तरीके से होती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर होती है वो तो इस्तेमाल करती है किसका, इंसेक्टिसाइड्स का और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करती है। और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एग्रीकल्चर के द्वारा जो प्रोड्यूस की है प्लांटेशन के द्वारा, रबड़ होगी या कॉफी होगी या टी होगी, उसका इस्तेमाल करते हैं, रबड़ कॉफी या टी का इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, रॉ मटेरियल के रूप में, एक दूसरे का इंटरफेस होती है। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर, असम और नॉर्थ बंगाल में अगर बात करें बेटा हम, तो किसका इस्तेमाल है, ये नॉर्थ बंगाल में किसका इस्तेमाल किया जाता है, टी को उगाया जाता है प्लांटेशन क्रॉप में, ध्यान रखना बेटा ये एरिया आते हैं। और अगर हम बात करें कर्नाटका की, तो वहाँ पे कॉफी, कर्नाटका की बात करें तो वहाँ पे किसको उगाया जाता है बेटा, कॉफी को उगाया जाता है। कर्नाटका में किसको उगाया जाता है, कॉफी को उगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब तीन चीज देखिए, कलेक्ट सबसे पहले क्या होता है बेटा, डेवलप नेटवर्क करना पड़ता है सबसे पहले। देखो क्या बात है, यहाँ पे देखिए प्लांटेशन एरिया से क्या करते हैं बेटा, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद रॉ मटेरियल कहाँ पे जाता है पैकिंग करने के लिए, ये जाता है आपका इंडस्ट्रीज में जाता है, और उसके बाद कहाँ पे चला जाता है, मार्केट में चला जाता है। अब देखो मेन करेक्टरिस्टिक्स आते हैं कमर्शियल फार्मिंग के, व्हाट आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मिंग, उसके बारे में आपको बताना है। देखो
द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज, देखो तीन चीजें तो पक्का थी, एक तो क्या था, हायर डोज ऑफ द मॉडर्न इनपुट्स का, दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी का सीड इस्तेमाल करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का करना है, और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का करना है इन ऑर्डर टू obtain हायर प्रोडक्टिविटी के लिए। ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, बिल्कुल कोई भी किसी टाइम पूछ लेना तभी बताना आपको, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन में आए थे, एक तो HYV सीड्स, हाई वैरायटी यील्ड के सीड्स, नंबर दो फर्टिलाइजर्स, हमारा जो क्या है फर्टिलाइजर्स का, और या फिर आप बोलोगे पेस्टिसाइड्स, और या फिर इंसेक्टिसाइड्स, ये यूज तो हमें करने ही करने हैं। लेकिन इसका अगर कोई रीजन पूछे ना, इसका रीजन क्या है, तो रीजन क्या चाहिए हमें, सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि हमें क्या चाहिए, हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए। क्या चाहिए हमें, हायर प्रोडक्टिविटी का इस्तेमाल करना है, बस ये एक बात होती है कि हायर प्रोडक्टिविटी चाहिए। हाँ देखो, डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब देखो डिग्रीज ऑफ कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है कि कहीं पे ज्यादा होती है कहीं पे कम। अब अगर हम बात करें तो असम की बात करें हम, या नॉर्थ बंगाल की बात करें, तो ये रीजन के अनुसार है ना, यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन किसका हो रहा है, टी का हो रहा है। अगर मैं कर्नाटका की बात करूँ, तो वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन किसका हो रहा है, कॉफी का हो रहा है। अगर मैं बात करूँ हरियाणा की करूँ, या पंजाब की करूँ, या उड़ीसा की करूँ, तो वहाँ पे कमर्शियलाइजेशन किसका हो रहा है, राइस का हो रहा है। तो ये एरिया अलग अलग है ना, सारे के सारे एरिया, तो इन एरिया के अनुसार हमारी डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन क्या करती है, डिपेंड करती है हमारी कमर्शियलाइजेशन के बारे में। तो ये सारी चीजें, तो डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। फॉर एग्जांपल देखो वही बात है, ये राइस इज ए कमर्शियल क्रॉप कहाँ पे है बेटा, हरियाणा में और पंजाब में, और बट इन ओडिशा इट इज ए सब्सिस्टेंस क्रॉप। तो हरियाणा और पंजाब में क्या है, ये कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन ओडिशा में, सॉरी ये वहां पे बताया नहीं था बेटा, इसको दोबारा रिमाइंड कीजिए। ओडिशा में ये क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये सिर्फ किसके लिए उगाई जाती है बेटा, बेसिक नीड्स के लिए उगाई जाती है, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे, ज्यादा बड़े आकार पे ना, लार्ज लार्ज एरिया में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है। जब लार्ज एरिया में और जब सेम क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, तो उसको बोलते हैं बेटा कमर्शियलाइजेशन। जब एक लार्ज एरिया में होता है ना, एक सेम क्रॉप का प्रोडक्शन, तो उसको बोला जाता है कमर्शियलाइजेशन। लेकिन जब लार्ज एरिया में सेम क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो कमर्शियलाइजेशन नहीं है, वो है आपका सब्सिस्टेंस। और सब्सिस्टेंस आप किसके लिए कर रहे हो, अपनी बेसिक नीड्स के लिए कर रहे हो। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा बेटा, ये हमारा जो आज का टॉपिक था। आज हमने पढ़ा किस किस के बारे में, इंटेंसिव के बारे में और कमर्शियल के बारे में। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी, इंटेंसिव, इंटेंसिव के बाद पढ़ी थी, सॉरी सब्सिस्टेंस पढ़ी थी, उसके बाद हमने पढ़ी थी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जो कि हमारे किससे रिलेटेड थी, हमारी पॉपुलेशन से रिलेटेड थी, जहाँ पे मशीन की जगह ह्यूमन। देखो दोनों में अगर डिफरेंस क्रिएट करना हो ना, तो देखो सब्सिस्टेंस फार्मिंग इंटेंसिव वाले में क्या होती है कि यहाँ पे ना मशीन वगैरह का ना यूज होकर लेबर होता है, लेकिन वहाँ पे किसका इस्तेमाल होता है, मशीन का इस्तेमाल होता है। देखो इसमें भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें फर्टिलाइजर के अलावा यहाँ पे जो एरिया पैच ऑफ लैंड्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं लैंड्स। यहाँ पे लैंड्स राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण छोटी छोटी जमीनें होती है किसानों के पास, लेकिन वहाँ पे होता जो लैंड होती है वो बहुत लार्ज लार्ज एरिया पे उगाई जाती है। इसमें जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, कम होती है, और उसमें क्या होती है, कैपिटल ज्यादा होती है। ये इंटरफेस इंडस्ट्री को प्रोवाइड नहीं करवाता, बल्कि जो हमारी प्लांटेशन क्रॉप है सब्सिस्टेंस के बाद जो कमर्शियल क्रॉप है, वो इंडस्ट्रीज को क्या करवाता है, इंटरक्रॉप करवाता है। और इससे पहले हमने पढ़ी थी लेसन वन एग्रीकल्चर, तो उसमें क्या पढ़ा था भाई, क्लियर ऑफ पैच ऑफ लैंड को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं, और पैच ऑफ लैंड के बाद वहाँ पे वो उगाते हैं, और उसके बाद फर्टिलिटी उनकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फार्मर शिफ्ट क्लियर है फ्रेश लैंड के बाद फ्रेश लैंड पे चले जाते हैं, और उसके बाद आगे चले जाते हैं। तो इसीलिए कमर्शियल, अब कमर्शियल में क्या पढ़ा हमने, HYV सीड्स है, फर्टिलाइजर भी है, इंसेक्टिसाइड भी है, पेस्टिसाइड्स भी है, कमर्शियलाइजेशन भी है, और उसके साथ साथ अब उसके साथ साथ ये इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं इंडस्ट्रीज को। अब जैसे मैंने आपको इसमें एक इंडस्ट्रीज के साथ ये बताया था ना, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जब इंटरफेस के बारे में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो आपको बताया था कि कैसे अब कोई कमर्शियल क्रॉप है, बट उड़ीसा में ये क्या है, एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है बेटा। अब देखो, अब उसके बाद हमने यहाँ पे इसको ध्यान कर लेना बेटा, मैंने उड़ीसा में इसको सब्सिस्टेंस क्रॉप स्टार्टिंग में नहीं बताया था, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया यहाँ पे कि राइस जो है कमर्शियल क्रॉप है कहाँ पे, पंजाब में और हरियाणा में, लेकिन एक सब्सिस्टेंस क्रॉप कहाँ पे है बेटा, ये सब्सिस्टेंस क्रॉप कहाँ पे है, उड़ीसा में है ना। तो इस तरीके से हमने इसको बताया था। और अब हमने बताया था कमर्शियल फार्मिंग जो होती है वो इंडस्ट्रीज को इंटरफेस करवाती है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर है, मान लें
कमर्शियल फार्मिंग है उसमें फर्टिलाइजर का, इंसेक्टिसाइड का और पेस्टिसाइड्स को वो खरीदते हैं ऑन एग्रीकल्चर साइड और पे करते हैं किनको, इंडस्ट्रीज को। लेकिन जब इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती हैं बेटा, ये रॉ मटेरियल लेती हैं कहाँ से, हमारी एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री से और इनको पे करती है। तो एक तरफ तो इंडस्ट्रीज को पे किया जा रहा है और एक तरफ इंडस्ट्रीज अब अपने आप उनको पे कर रही हैं। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग थे जो आज हमने पढ़े। कमर्शियल फार्मिंग के बारे में, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में और हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको जितने भी फार्मिंग के हमें टाइप्स थे वो आपको समझ में आए होंगे और आप इनको रिवाइज भी करेंगे। और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी वो आई थी नाम बेटा, जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का था उसका अलग अलग स्टेट्स में नाम किस तरीके से लिया जाता है उनको भी ध्यान कर लीजिए। एक बार लास्ट टाइम उनको दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे जो हमने स्लैश एंड बर्न के नाम थे बेटा जो अलग अलग पढ़े थे वो एक बार 1 सेकंड के लिए एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए। जैसे बेवार और दैया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिए थे ना सारे के सारे, कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में क्या ट्रिपल एमएनए में होता है, झूम कहाँ पे होता है, झूम कहाँ पे होता है बेटा, आपके नॉर्थ ईस्ट में होता है। दीपा कहाँ पे होता है बेटा आपका, ये दीपा कहाँ पे होता है, ये आपके बस्तर डिस्ट्रिक्ट होता है छत्तीसगढ़ में। वियतनाम में रे वियतनाम होता है बेटा, रोका ब्राजील में होता है, मंसूल सेंट्रल अफ्रीका में होता है। दैया कहाँ पे होता है, एमपी में। पोडू कहाँ पे होता है, पेंडा में होता है। और पामा दाबी, कोमन और ब्रिंगा कहाँ पे होता है, ये आपका होता है बेटा, सॉरी, पामादाबी, कॉमन और ब्रिंगा कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है। कुमारी कहाँ की है, वेस्ट घाट्स की है, वेस्टर्न घाट्स की है। और वाल्टर कहाँ पे होता है, ईस्टर्न राजस्थान में। खील कहाँ मिलेंगी बेटा, हिमालयन बेल्ट में मिलेंगी। और कुरुआ कहाँ पे होता है बेटा, झारखंड में होता है। और छूमिंग कहाँ पे होता है बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ सॉरी बात, नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है बेटा, इसका नाम छूमिंग होता है। तो इसके साथ आपकी जो सारी टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स थी बेटा वो आज खत्म होती हैं। तो अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि आपका चैप्टर 4 से ही होगा। इसमें भी अगर आपको कोई परेशानी लगती है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट देखता हूँ। तो उसी के बाद आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपका उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक का करवाना होगा मैं आपका करवा दूंगा। तो इसके बाद आप मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। आप मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।